घर हो सकते हैं जहाँ मुझे मकान की गणना करनी है। सबसे पहला जो हमारा स्तर है प्रारंभिक स्तर मकान सूचीकरण ब्लॉक, ठीक है। इसके अगला जो स्तर है मकान, इसके बारे में कोई दिक्कत किसी को? ये प्रगणक को दी गई जो क्षेत्र विशेष है जहाँ मुझे मकानों की गणना करनी है उसको हम क्या मानते हैं? चलिए मानते हैं अवशिष्ट ब्लॉक यानी मकान सूचीकरण ब्लॉक। इसके अगला जो स्तर है इसके अंतर्गत आने वाला वो है परिसर, ठीक। ये परिसर का सामान्य अर्थ वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सरल शब्दों में परिसर का अर्थ में जानना है तो भूमि सहित भवन, यानी हम देखते हैं कि कई घर बना हुआ होता है उसके चारों तरफ कुछ खाली जगह छूटी हुई होती हैं, ऐसे को हम मानेंगे परिसर। ऐसे परिसर तीन प्रकार से हो सकते हैं। एक तो मकान है, चारों तरफ जगह है और उसके किनारे बाउंड्री भी हुई है, ऐसे को हम मानेंगे दीवार के साथ परिसर अथवा बाउंड्री के साथ परिसर। दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि घर के चारों तरफ जमीन तो है लेकिन बाउंड्री नहीं है, तो ऐसा जो परिसर होगा वो दीवार के बिना परिसर कहलाएगा। और तीसरी जो इसकी स्थिति है परिसर की, वो स्थिति है कि जैसे पहाड़ों में हम देखते हैं कि घर तो बना हुआ है लेकिन वहाँ कोई पक्की चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, वहाँ पर एक टेम्परेरी बाउंड्री बनाई गई प्राकृतिक दीवार की बाउंड्री, जैसा हम इन तीनों भागों में देखते हैं। ये जो पहला है ये परिसर दीवार के साथ है, यानी अंदर मकान बना हुआ है और चारों तरफ इसकी बाउंड्री है, तो ऐसा परिसर दीवार के साथ वाला परिसर कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, दीवार के बिना वाला परिसर है। और तीसरा जो परिसर हम देखते हैं कि प्राकृतिक बाढ़ के साथ यानी प्राकृतिक बाउंड्री बनी हुई है, ये परिसर के तीन तरीके से इसका विभाजन कर सकते हैं। तो हमने पहले दो स्तर पढ़े, पहला क्या पढ़ा? HLB मकान सूचीकरण ब्लॉक, उसके अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है? परिसर का। अब इस परिसर के अंदर हमें अध्ययन करना है भवनों का, क्योंकि एक परिसर में कई सारे भवन हो सकते हैं, जैसे हमारा विद्यालय है, हमारा कैंपस है, कैंपस है, इसमें कई सारे भवन अलग अलग हैं, तो एक परिसर में कई सारे भवन हो सकते हैं। अब हम भवन की परिभाषाओं को देखेंगे। आपसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन सा है भवन। वैसे आपके अभी के दृष्टिकोण के हिसाब से इसमें कुछ संरचना ऐसी हो सकती हैं जो आप इसे भवन ना माने, जैसे आप इसे कह सकते हैं कि भवन नहीं है, ठीक ना। और इनके दृष्टिकोण में भी आपको परिवर्तन हो सकता है, आपके मंदिर जैसे भवन है, लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है, आपके दृष्टिकोण से मकानों की गणना नहीं होगी। सरकार ने एक अलग से अपना नियम बनाया हुआ है कि भवन आप इसे मानेंगे, इसके बारे में नीचे बताया गया है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद वापस हम आएंगे कि ये जानने के लिए कि मकान है कि नहीं, भवन है कि नहीं। तो भवन की परिभाषा सामान्यतः क्या है? सामान्यतः चार दीवारों और एक छत के साथ एक जमीन पर एकल संरचना। यहाँ पर पहला शब्द है सामान्यतः। सामान्यतः मतलब जरूरी नहीं है, सामान्यतः आमतौर पर ऐसा हो सकता है कि चार दीवारें हों और ऊपर एक छत का रहना अनिवार्य है, लेकिन दीवारों का रहना कोई अत्यंत आवश्यक नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि बैठक बनाते हैं लोग, ऊपर तो छत डाल दी, चारों तरफ पिलर उन्होंने लगा दिए, तो दीवार तो है नहीं, लेकिन वो भी ऐसा भी हम क्या मानेंगे, उसको मान सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा सामान्यतः चार दीवारों के साथ एक छत के साथ जमीन पर एकल संरचना को हम क्या बोलेंगे? भवन बोलेंगे। पहली बात तो ये हो कि चार दीवारें हों और ऊपर एक छत हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? एक सामान्य व्यक्ति के रुकने, रहने, पहुंचने के लिए प्रावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब कोई बच्चा है, हम लोग इधर दीपावली में क्या करते हैं, बच्चे छोटे छोटे घर बनाते हैं अपने लिए, तो छोटा सा ही घर बना दिया, उसमें छत भी है, उसमें दीवार भी है, लेकिन क्या उसमें कोई एक व्यक्ति रह सकता है? नहीं सकता। तो ऐसी संरचना को हम भवन नहीं मानेंगे। कैसी संरचना को मानेंगे? जिसमें कोई एक व्यक्ति रुक सकता है, ऐसी संरचना को हम भवन मान लेंगे। तो हमारे सामने दो कंडीशन आई भवन को मानने में। पहली क्या थी कि छत होना चाहिए और चार दीवारें होनी चाहिए, चार दीवारों के स्थान पर पिलर्स भी हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उस भवन के अंदर कोई एक व्यक्ति रह सकता है, रुक सकता है, ठीक है। तो ये इन दोनों कंडीशन, इन दोनों नियम के आधार पर हम किसी भी भवन को डिसाइड करेंगे कि ये भवन है या नहीं।